हेलो फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स। एक बार फिर से मैं विकास मौर्य अपने चैनल सुपर इंटरमीडिएट क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्रिया एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो क्रिया को मुख्य रूप से हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 है फाइनाइट वर्ब और नंबर 2 है नॉन फाइनाइट वर्ब। वैसे तो क्रियाएं बहुत हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये दो क्रिया मैं आपको बता रहा हूँ। तो फाइनाइट वर्ब का अर्थ होता है वो क्रिया जो अपने सब्जेक्ट के अनुसार और टेंस के अनुसार अपने रूप को परिवर्तित करती है। कभी उसमें यस जुड़ता है, कभी फर्स्ट फॉर्म, कभी सेकंड फॉर्म, कभी आईएनजी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, ऐसा करके। ठीक है, तो उस क्रिया को हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं, जो अपने सब्जेक्ट के अनुसार अपने रूप को चेंज कर लेती है। लेकिन दूसरी क्रिया जो इंपॉर्टेंट क्रिया है उसको हम नॉन फाइनाइट कहते हैं। नॉन फाइनाइट की जो क्रियाएं हैं उसके अंतर्गत 3 क्रिया आती है। नंबर 1 है इन्फिनिटिव, नंबर 2 है जीरेंड और नंबर 3 है पार्टिसिपल। तो ये जो वीडियो की शुरुआत मैं कर रहा हूँ, इसमें आपको मैं फाइनाइट नॉन फाइनाइट के बारे में बताने वाला हूँ, जिसमें सबसे पहले मैंने चूज किया है जीरेंड पढ़ाना। ठीक है, तो आपको मैं जीरेंड पढ़ाऊंगा। तो यहां पर आप देख रहे हो जीरेंड यानी संज्ञात्मक क्रिया। ठीक है, क्रियावाचक संज्ञा कह सकते हैं हम एक प्रकार से इसको संज्ञात्मक क्रिया कहते हैं। तो जीरेंड एक प्रकार से क्रिया ही होती है और पहचान उसकी इन्फिनिटिव की ही तरह से है। यानी एक ऐसी क्रिया हिंदी वाक्य में जिसमें लास्ट में ना, नी, ने जैसे अक्षर लगे रहते हैं, तो वो संज्ञात्मक क्रिया उसको जीरेंड कहते हैं और यही पहचान इन्फिनिटिव की भी है। तो सबसे पहले हम जीरेंड जानेंगे। इन सभी चीज़ों के बारे में आप 2-4 वीडियो में, 5 वीडियो में लगातार जानते जाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तब आप इसके बारे में अच्छी तरह से जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं समय बिना गंवाए हुए। जीरेंड, सबसे पहले जीरेंड की परिभाषा जान लीजिए। इसका हिंदी होता है संज्ञात्मक क्रिया। मतलब एक ऐसी क्रिया होती है जो संज्ञा का गुण रखती है, नाम को दर्शाती है। ठीक है, और नानी ने इसमें लगा रहता है। और इसके रूल के बारे में थोड़ा सा पहले पता कर लीजिए, जान लीजिए। एक्टिव वॉइस में अगर वाक्य में जो जीरेंड आया है वो अगर एक्टिव वॉइस में है तो हमने वर्ब में आईएनजी जोड़कर जीरेंड की रचना करनी होती है। और अगर वर्ब वहाँ पे जो जीरेंड है वो पैसिव वॉइस में है तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना होता है। कैसे पहचानेंगे ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले सेंटेंस समझते हैं ये वाला। सुबह में सैर करना एक बहुत अच्छा व्यायाम है। तो यहाँ पे आपका जो जीरेंड है वो ये है सैर करना। ठीक, ये आपका जीरेंड हो गया। और इसमें सुबह में सैर करना एक बहुत अच्छा व्यायाम है। अच्छा व्यायाम क्या है? सुबह में सैर करना, यही आपका सब्जेक्ट है और सैर करना आपका हेडवर्ड है। तो ये जो सैर करना है ये एक प्रकार से नाम को बता रहा है। सैर करना, टहलना, टहलना एक प्रकार का व्यायाम है, तो उसको नाम के अनुरूप बताया रहा है। तो जब हम इसको जीरेंड बनाएंगे तो पहले हेडवर्ड ही लिखेंगे, यानी वॉकिंग। अब हमने आईएनजी जोड़ दिया तो ये हमारा जीरेंड बनके तैयार हो गया। लेकिन चूंकि ये सुबह में उसी का है, उसी के लिए आया है, उसी के बगल में लिखा जाना चाहिए वॉकिंग, और सुबह में यानी इन द मॉर्निंग। वॉकिंग इन द मॉर्निंग यानी सुबह में सैर करना। अब इसके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब इज का यूज करना है। अब ये लिख देंगे एक बहुत अच्छा व्यायाम। ए वेरी डिसेंट या गुड लिख सकते हो आप। और व्यायाम की इंग्लिश होता है एक्सरसाइज। सुबह में सैर करना एक बहुत अच्छा व्यायाम है। वॉकिंग इन द मॉर्निंग इज ए वेरी गुड एक्सरसाइज। तो ऐसे नाम के अनुसार ही आता है। ठीक है, धूम्रपान करना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। तो यहाँ पर धूम्रपान करना जीरेंड है। इसको बनाएंगे स्मोकिंग इज वेरी इंजरियस टू आवर हेल्थ। ठीक है, तो इस तरह से सब्जेक्ट के रूप में भी आ सकता है, ऑब्जेक्ट के भी रूप में आ सकता है। जैसे आ गया मुझे जुआ खेलने से नफरत है, तो आई हेट गैम्बलिंग, इस तरह से। तो चलिए इसमें समझते हैं, अभी आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा।
सब्जेक्ट के रूप में आ सकता है या ऑब्जेक्ट के रूप में आ सकता है। जैसे पहले सेंटेंस को हम समझते हैं, एक नियम याद रखिए, अगर किसी प्रीपोजिशन के बाद अगर आप जीरंड लिखते हो यानी क्रिया लिखते हो तो वो इन्फिनेटिव ना बन करके हमेशा जो है जीरंड बनेगी, यानी उसमें आईएनजी जुड़ेंगे। जैसे ये सेंटेंस है, मुझे पतंग उड़ाने का बहुत शौक है। किसको शौक है? मुझे। तो यहाँ पे हमने आई का यूज किया, आई, और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा एम, जो कि आप जानते ही होंगे, आई एम। अब बचा क्या? देखिए यहाँ पे पतंग उड़ाने का बहुत शौक, तो इसमें जो का आया है इसके लिए आपको आफ लगाना होगा, और उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आप जानते होंगे ऑलरेडी। तो जब आफ लगता है तो इधर वाले जितने भी शब्द रहते हैं पहले लिखे जाते हैं। बहुत शौक यानी वेरी, फॉन्ड मतलब होता है शौक, आई एम वेरी फॉन्ड, और उसके बाद यहाँ पे हमने आफ का यूज कर देना है, आई एम वेरी फॉन्ड। अब यहाँ पे जो उड़ाने शब्द लिखा है इसको हम इन्फिनेटिव टू से बना सकते हैं, लेकिन नियम यह है कि हमें प्रीपोजिशन के बाद हमेशा जीरंड बनाना होता है। तो उड़ाना यहाँ पे हमने क्या करना है, ये चीज लिखना है, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ फ्लाइंग। क्या उड़ाने का? पतंग, वो उसका ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे लिख देंगे द काइट। ऐसे ही अगर प्रीपोजिशन की ठीक बाद क्रिया आ गई तो आपने क्या करना है, उसमें आईएनजी जोड़ के उसको जीरंड बनाना है, ठीक है। तो आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ फ्लाइंग द काइट, मुझे पतंग उड़ाने का बहुत शौक है। इसका एक नियम ध्यान रखिए कि जीरंड सब्जेक्ट के रूप में आएगा, जीरंड ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा, जीरंड कंप्लीमेंट के रूप में आ जाएगा। जैसे ईश्वर की पूजा करना, गरीबों की सेवा करना है, ठीक है, या गरीबों की सहायता करना, ईश्वर की पूजा करना है। तो वहां पर क्या ईश्वर की पूजा करना है? गरीबों की सेवा करना, सहायता करना। तो हमने इसको भी जीरंड बनाना है, हेल्पिंग द पुअर इज वर्शिपिंग गॉड, इस तरह से बनाना है। तो चलिए पहले समझते हैं, पहले ये नियम जानिए कि अगर प्रीपोजिशन के बाद ठीक बाद कोई क्रिया आती है तो हमने उसे जीरंड बनाना है, इन्फिनेटिव नहीं बनाना है। तो ये सेंटेंस जैसे है, विद्यालय में एक छात्र से झगड़ा करने के कारण उसे दंडित किया गया। तो ये तो सेंटेंस है आपका, उसे दंडित किया गया, किसको दंडित किया गया उसे, ये पैसिव वॉइस में आप बना लोगे अभी। लेकिन पहले हमने ये प्रीपोजिशन बना देना है, या लास्ट में बन सकता है, लेकिन बहुत बड़ा प्रीपोजिशन है तो आगे बनना सही रहेगा। विद्यालय में एक छात्र से झगड़ा करने के कारण, तो के कारण एक प्रीपोजिशन है जिसकी अंग्रेजी ड्यू टू, ऑन अकाउंट ऑफ, बिकॉज ऑफ, ओविंग टू, कई चीजें हैं। तो उसमें से मान लिया हमने लिख दिया ऑन अकाउंट ऑफ। ऑन अकाउंट ऑफ मतलब के कारण होता है, ऑन अकाउंट ऑफ के कारण। अब यहां पे इस पे जो क्रिया आ गई है झगड़ा करना, पहले ये लिखेंगे। तो जब प्रीपोजिशन के बाद हमने कोई क्रिया लिखना होता है तो हमने उसमें आईएनजी जोड़ना होता है, और जब हम आईएनजी जोड़ के इसको बनाएंगे तो एक्चुअली ये जीरंड बन जाएगा, ठीक है। ऑन अकाउंट ऑफ क्वारलिंग, क्वारल के साथ विथ लगता है क्योंकि ये फ्रेजल वर्ब है, विथ। अब ये लिखेंगे एक छात्र, ए स्टूडेंट, विद्यालय में एक छात्र से झगड़ा करने के कारण, ऑन अकाउंट ऑफ क्वारलिंग विद द स्टूडेंट। अब ये लिखेंगे विद्यालय में, तो यहां पे लिख देंगे इन द स्कूल। ये आपका प्रीपोजिशन जो सेक्शन है काफी बड़ा है। ऑन अकाउंट ऑफ क्वारलिंग विद द स्टूडेंट एट द स्कूल। अब ये बनाएंगे उसे दंडित किया गया, किसने दंडित किया पता नहीं, इसलिए पैसिव वॉइस है, ठीक है। तो किसको दंडित किया गया? उसे। तो यहां पे पहले ये लिखेंगे ही, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा वाज। दंडित करना की अंग्रेजी पनिश होता है, उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा पनिश्ड, ही वाज पनिश्ड, ठीक है। तो ये बन गया ऑन अकाउंट ऑफ क्वारलिंग विद द स्टूडेंट एट द स्कूल ही वाज पनिश्ड। ऐसे प्रीपोजिशन के बाद हमेशा आपको जीरंड बनाना है। इसी प्रकार आप इन्फिनेटिव और जीरंड के बीच में अंतर जान जाओगे, लेकिन मैं ये वादा नहीं करता हूं कि इसी वीडियो में जानोगे। सबसे पहले मैं चाहता हूं आपको परिचय करा दूं कि जीरंड क्या है, उसके बाद जीरंड और इन्फिनेटिव में आपको डिफरेंस क्लियर कराऊं, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा। कोई भी डाउट हो तुरंत मुझे कमेंट करिए, डायरेक्टली मुझे संपर्क करिए, मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए इसी तरह से मिलता जुलता एक सेंटेंस और देखते हैं। घर पर सारा काम पूरा करने के बाद वह अपने कार्यालय के लिए चल पड़ा। तो कौन चल पड़ा? वह
तो ये तो सेंटेंस है भाई, वह अपने कार्यालय के लिए चल पड़ा, इसको बनाएंगे। लेकिन यहीं पे प्रीपोजिशन आ गया है, देखिए घर पर सारा काम पूरा करने के बाद भी एक प्रीपोजिशन है, के बाद, के पश्चात। इसके लिए हमने यूज करना है प्रीपोजिशन आफ्टर। और जब हम प्रीपोजिशन के बाद किसी भी क्रिया को लिखते हैं पूरा करना, तो वो हमेशा आईएनजी फॉर्म में होती है, आफ्टर कंप्लीटिंग। ऐसे तमाम चीजें हैं जो आपको बताएंगे इन्फिनेटिव और जीरंड में अंतर। लेकिन सबसे पहले आपका काम है कि आप जान जाओ इन्फिनेटिव जीरंड है क्या। आईएनजी फॉर्म जोड़ते हुए बनाएंगे। पैसिव वॉइस कब हो जाता है ये मैं अभी बता रहा हूं। घर पर सारा काम पूरा करने के बाद, आफ्टर कंप्लीटिंग, क्या पूरा करने के बाद, सारा काम, यानी ऑल द वर्क, या टास्क भी लिख सकते हैं, टास्क मतलब भी काम होता है। आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द वर्क, और घर पर ये भी यही लिख देंगे एट होम। ठीक है भैया जी, आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द वर्क एट होम, ये चीज बन गया प्रीपोजिशन। आपने यहाँ पे नोट किया कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्रिया में आईएनजी जुड़ता है। ये नहीं बनेगा आफ्टर टू कंप्लीट, ये गलत हो जाएगा, इन्फिनेटिव नहीं बनना है, प्रीपोजिशन के बाद क्रिया में आईएनजी। अब ये बनाओ वह अपने कार्यालय के लिए चल पड़ा। कौन चल पड़ा? वह ही चल पड़ा, यानी सेट आउट। सेट आउट मतलब चल पड़ना, पास्ट परफेक्ट है तो वो क्रिया के सेकंड फॉर्म से बन गया। ही सेट आउट, अपने कार्यालय के लिए, के लिए की अंग्रेजी यहाँ पे हम लगा देंगे फॉर हिज ऑफिस। ये बन गया आपका, है ना। आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द वर्क एट होम ही सेट आउट फॉर हिज ऑफिस, वो अपने कार्यालय के लिए चल पड़ा। तो इसी तरह प्रीपोजिशन के बाद हमेशा जेरेंड बनना है, नो इन्फिनेटिव। ठीक है, ऐसे एक सेंटेंस और देख लो, बड़ा अच्छा सेंटेंस है। लगभग 1000 प्रयोग करने के पश्चात महान एडिसन बल्ब बनाने में सफल हुए। भैया जी इसको दिल पे ना ले लेना, क्योंकि लगभग 1200 प्रयोग करने के पश्चात एडिसन सफल हुए थे। तो माना ये एक ट्रांसलेशन है, 1000 मैंने यहाँ लिख दिया है। तो महान एडिसन बल्ब बनाने में सफल हो गए। कौन सफल हुए थे? महान एडिसन। ठीक है, ये तो आपका सब्जेक्ट है, उधर प्रेडिकेट है। इधर देखो एक प्रीपोजिशन आ गया, लगभग 1000 प्रयोग करने के पश्चात। तो के पश्चात के लिए भी हमने आफ्टर का यूज करना है। ठीक है, आफ्टर, ये प्रीपोजिशन के तौर पर अगर हमने पूरा बनाना है तो, नहीं तो इसको पास्ट परफेक्ट में बना सकते हैं। उधर पास्ट परफेक्ट बनाएं, बीच में आफ्टर लगा दें, और इधर हमने हैड का प्रयोग करके यानी पास्ट परफेक्ट टेंस में बना के इसको पास्ट परफेक्ट भी बना सकते हैं। लेकिन अगर आपने प्रीपोजिशन के नियम से बनाया तो प्रीपोजिशन के बाद क्रिया में आईएनजी जुड़ेगा। तो आफ्टर और करना, तो देखो एक क्रिया आ गई भैया जी, तो आपने क्रिया में आईएनजी जोड़ना है। आफ्टर डूइंग, करने के बाद, क्या करने के बाद? लगभग 1000 प्रयोग। लगभग यानी ऑलमोस्ट, या अबाउट, या नियरली। आफ्टर डूइंग ऑलमोस्ट 1000, ये आपका 1000 प्रयोग यानी एक्सपेरिमेंट। ये प्लूरल नंबर हो जाएगा क्योंकि प्लूरल है, ये है 1000 है। आफ्टर डूइंग ऑलमोस्ट 1000 एक्सपेरिमेंट्स, अब ये बनाएं कि महान एडिसन बल्ब बनाने में सफल हो गए। तो यहाँ पे आपने देखा आफ्टर के बाद जो क्रिया आई है भैया जी, वो जीरंड बनी, इन्फिनेटिव नहीं बनना है। अब महान एडिसन, इसको हम लिखेंगे ग्रेट एडिसन। ठीक, फिर वहां पे क्रिया है सफल हो गए, पास्ट इनफिनिट टेंस। गेट सक्सेस भी लिख सकते हैं या सक्सीडेड भी लिख सकते हैं, क्योंकि सक्सीड मतलब सफल होना, उसका सेकेंड फॉर्म हमने सक्सीडेड कर दिया। ग्रेट एडिसन सक्सीडेड। यहां पे एक और जीरंड आ गया है, ध्यान से देखो, बल्ब बनाने में। ठीक है, तो जब में की अंग्रेजी हमने यहां पे इन लिखना है, और उसके बाद तुरंत बाद देखो क्रिया आ गई बनाने। तो जब हमें प्रीपोजिशन के बाद कोई क्रिया मिलती है तो हमने उसको जीरंड बनाना होता है। टू मेक गलत हो जाएगा, इन मेकिंग। ठीक है, इन मेकिंग, क्या बनाने में? बल्ब, मेकिंग द बल्ब, ये बन गया। ठीक है, इस तरह से यहां पे आपने 2 जीरंड देखा। इसमें एक ही सेंटेंस में एक्चुअली 2 क्रियाएं ऐसी थी जो जीरंड थी। यहाँ प्रीपोजिशन के बाद डूइंग आ गया था, और यहाँ इन प्रीपोजिशन के बाद मेकिंग आ गया है। तो ये दोनों जो है जीरंड है। तो कितना बढ़िया सेंटेंस बन गया। आफ्टर डूइंग ऑलमोस्ट 1000 एक्सपेरिमेंट्स, ग्रेट एडिसन सक्सीडेड इन मेकिंग द बल्ब। इस तरह से आपने ये चीज तो जान लिया कि इन्फिनेटिव, ठीक है इन्फिनेटिव बनेगा 2+ और की फर्स्ट फॉर्म से, लेकिन प्रीपोजिशन के बाद आपने हमेशा जीरंड बनाना है। ठीक है, इस तरह से। अब मैं बताता हूं
जीरेंड के एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में अंतर। ठीक है, कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जिनके बाद हमेशा जीरेंड आता है, इन्फिनेटिव नहीं आता है, जैसे कि अवॉइड है, एस्केप है, लाइक है, डिसलाइक है, हेट है, ये चीजें अक्सर जो है जीरेंड आती है। दूसरी बात, अगर कभी ऐसी सिचुएशन आए जिसमें हमने दो इन्फिनेटिव हमें मिल जाए लगातार, एक पहले लिखना हो फिर तुरंत इन्फिनेटिव फिर से लिखना हो, तो हमें पहला क्रिया इन्फिनेटिव बनाना है, लेकिन दूसरी क्रिया को हम इन्फिनेटिव नहीं बना सकते हैं, दूसरी क्रिया फिर जीरेंड बनेगी। ठीक है, चलो समझते हैं, तभी समझ में आएगा अच्छे से। घर पर डांटे जाने से बचने के लिए वह भाग गया। चलो ये सेंटेंस समझते हैं, बहुत अच्छा है, इस पर ध्यान जरूर देना। भाग गया कौन? वो। ठीक, ये हो गया भाग गया, कौन भाग गया? वह सब्जेक्ट हो गया, क्रिया हो गई भाग गया। अब इसको हमने बनाना है बचने के लिए, तो देखो ये इन्फिनेटिव है, फिर डांटे जाने से डांटना, ये भी एक इन्फिनेटिव की तरह दिख रहा है। ठीक, तो इसमें दो क्रिया एक साथ आ गई। चलो पहले समझते हैं। देखो इसमें एक चीज जान लो, जीरेंड का एक्टिव वॉइस वर्ब में आईएनजी से बनता है, ये नियम है, और अगर वही पैसिव वॉइस हो गया तो बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है। ठीक, अब आगे देखो, भाग गया कौन? वह, इसको हमने लिखा ही। भाग गया यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो रन का सेकंड फॉर्म रन लिख सकते हैं, रन अवे, ही रैन अवे। अब देखो बचता क्या है, घर पर डांटे जाने से बचने के लिए, तो बचने के लिए ये इन्फिनेटिव बनेगा, बचने के लिए। तो इन्फिनेटिव जब आपने बनाया, टू अवॉइड यानी बचना, या एस्केप भी लिख सकते हैं। अब अवॉइड, पहले बात तो अवॉइड क्रिया के बाद अगर कोई और क्रिया आती है तो कभी भी इन्फिनेटिव नहीं बनेगा, वो जीरेंड बनेगा। दूसरी बात, बचने के लिए, किस चीज से बचने के लिए? डांटे जाने से, तो ये भी इन्फिनेटिव की तरह प्रयोग कर सकते हो, लेकिन अवॉइड के बाद हमेशा जीरेंड बनता है। दूसरी बात, ये इन्फिनेटिव है तो फिर से इसको इन्फिनेटिव बनाओगे तो दो इन्फिनेटिव एक साथ बनती ही नहीं है। तीसरी बात, ये डांटे जाने से, चलो ये क्लियर हो गया कि इसको जीरेंड बनाना है। ठीक, इसको आपको जीरेंड बनाना है, ये क्लियर हो गया। तो जब जीरेंड इसको बनाओगे तो ये पैसिव वॉइस में है एक्चुअली। घर पर डांटे जाने से बचने के लिए भाग गया, तो उसको डांटने वाला कौन था? घर पर जो डांटने वाला है वो घर पर होगा, लेकिन उसका उल्लेख नहीं है, मतलब कोई दूसरा डांटेगा, तो इसी तरह ये पैसिव वॉइस हो जाता है। जब काम किसी दूसरे के द्वारा किया जाता है तो वो पैसिव वॉइस हो जाता है। तो यहां पर डांटे जाने से इसको जीरेंड बनाना, लेकिन पैसिव वॉइस में बनाना। ठीक, तो यहां पे हमने लिखना है टू अवॉइड बीइंग स्कोल्डेड, ये आपका बन गया जीरेंड। थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन समझिए। He ran away to avoid being scolded, यानी पैसिव वॉइस में बना। अब घर पर लिखेंगे at home। चलो दूसरा सेंटेंस भी समझते हैं तो शायद और क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है, बीमार होने से बचने के लिए शराब पीना बंद कर दो। ये पहली बात तो इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस में पहले क्रिया लिखी जाती है, और दूसरी बात, इंपरेटिव सेंटेंस में यू सब्जेक्ट के रूप में छिपा रहता है, वो लिखा नहीं जाता है। तो समझिए इसको, पहले तो आपने क्रिया लिखना है बंद कर दो, स्टॉप। ठीक है, पहले क्रिया आपने लिखना है बंद कर दो यानी स्टॉप। अब स्टॉप एक ऐसी क्रिया है जिसके बाद जीरेंड बनता है। क्या बंद कर दो? शराब पीना। शराब पीना जो है एक प्रकार से ये जीरेंड है, क्योंकि पीने की बात जो है एक नाम है, पीना, पियक्कड़ी बंद कर दो। ठीक है, तो स्टॉप पीना यानी ड्रिंकिंग। केवल ड्रिंकिंग लिखने से ही काम बन सकता है। स्टॉप ड्रिंकिंग वाइन, वाइन भी लिख सकते हो तुम्हारी इच्छा हो तो। स्टॉप ड्रिंकिंग वाइन, शराब पीना बंद कर दो। अब देखो मेन चीज, बीमार होने से बचने के लिए। ठीक, तो ठीक उसी तरह जैसे ऊपर बचने के लिए तुमने अवॉइड लिखा था, वो चीज लिख दो। स्टॉप ड्रिंकिंग वाइन टू अवॉइड, इसको इन्फिनेटिव बना देंगे, टू अवॉइड। किस चीज से बचने के लिए? बीमार होने से। ठीक, बीमार होने से। तो इसमें देखो, बीमार होने से बचने के लिए बीमार कौन होगा? तुम ही। शराब कौन बंद करो? तुम ही। लेकिन ऊपर वाले सेंटेंस में देखो, घर पर डांटे जाने से बचने के लिए वह भाग गया। कौन भाग गया? वह। लेकिन डांटेगा कौन?
कौन डांटेगा, पता नहीं। तब जब पता ना हो कि काम कौन करेगा जीरेंड वाले पार्ट में, तब वो पैसिव वॉइस हो जाता है, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन जो काम सब्जेक्ट कर रहा है वही काम यहाँ जीरेंड वाला भी वही कर रहा है, तब फिर वो एक्टिव वॉइस हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर वह घर पर डांटे जाने से बचने के लिए वह भाग गया कौन, वह, लेकिन डांटेगा कौन, कोई दूसरा। तो ये एक्टिव वॉइस, ये पैसिव वॉइस हो गया, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बन गया। लेकिन इसमें बंद कर दो कौन, तुम छिपा है तो सब्जेक्ट हो गया, बंद कर दो कौन, तुम, शराब पीना तुम ही बंद करोगे, और बीमार कौन होगा, तुम ही, तो वो एक्टिव वॉइस में है। और अगर ये जीरेंड वाला कोई दूसरा काम कर रहा है तो पैसिव वॉइस है। तो यहाँ जो है पैसिव वॉइस बन गया और यहाँ एक्टिव वॉइस बनाएंगे। तो बीमार होना की अंग्रेजी होता है फॉल इल, तो उसमें ING जोड़ देंगे, फॉलिंग इल, क्योंकि बीमार होना की अंग्रेजी होता है फॉलिंग इल। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो क्रिया है, ठीक, और यहां पे एक क्रिया है ये, ठीक, इसमें एक्चुअली ये वाला काम जो हो रहा है इसका प्रभाव अगर यहां मौजूद सब्जेक्ट पर पड़े, जैसे कि यू पर पड़ रहा है, तो ये एक्टिव वॉइस वो ING फॉर्म से बनेगा। और अगर ये वाला जो सब्जेक्ट है, ये काम हो रहा है जीरेंड वाला, ये काम अगर किसी दूसरे के द्वारा हो, इसके द्वारा ना हो, तब फिर ये पैसिव वॉइस हो जाता है। तो यही दोनों में अंतर है, एक्टिव और पैसिव वॉइस में। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आई हैं, विशेष रूप से ये जो एक्टिव और पैसिव वॉइस है। अगर आपको समझ में आया है तो ठीक है, अगर नहीं आया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। लेकिन इस वीडियो में ट्रांसलेशन का अंत यहीं पर होता है। आगे मैं ये चीज़ें आपको समझाऊंगा, और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन ये आपके जानने के लिए तभी संभव है जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कोई भी डाउट है, कुछ भी नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही रुचिकर डिफरेंस के साथ इन्फिनेटिव और जीरेंड के बीच में। तब तक के लिए नमस्कार।